हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोगों ने हमारा पूरा चैप्टर जो है फिनिश कर लिया है। नाउ दिस इज टाइम फॉर द रिविजन। सो दिस विल बी द रिविजन पार्ट 1। तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको खोल कर रख लीजिए अपने सामने, और हम लोग उसी के साथ जो है पूरा रिविजन करते चलेंगे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। Alright, so that was the motive of this lecture. So basically हम लोग cover up करते हैं school examinations as well as the Olympiad examinations. तो it would be very much cool कि आप लोग simply इन्हीं lecture से दोनों चीज़ें जो है crack करने में सक्षम बन पाएंगे. So basically that's our target is. You can see here कि जो टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का, उसके ऊपर आप DPPN स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज टू गो ऑन द टेलीग्राम ऐप, राइट द कोड TTB010 and then you can join it and access all the DPPs and study material over there. You can practice them too. Now see, this is the awesome team. You can see this is the team which is definitely working hard for you all, so that they deliver the best quality lectures for you all and you all are able to crack both the examination. That's our main thing, is main aim, you can say. Alright, and the next thing I want to tell you is that वैसे तो ये सबको पता है, बट फिर भी मैं वापस से बता देती हूँ फॉर द न्यू व्यूअर्स. द बेसिक थिंग इज़ कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं फॉर द रीज़न कि अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है दैट दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर एनी मीन्स, राइट, अगर उन्हें पता नहीं हो कि उन्हें कौन से स्टडी मटेरियल को चूज़ करना चाहिए स्टडी करने के लिए, राइट, प्रिपेयर करने के लिए ओलंपियाड्स को, स्कूल एग्जामिनेशंस को, राइट, तो उन्हें पता नहीं है कि भाई उन्हें कौन से स्टडी मटेरियल पे फोकस करना चाहिए, राइट, उनको पता नहीं हो प्रॉपर मेथड क्या है टेस्टिंग का. सो बेसिकली ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर प्रोवाइडिंग यू द स्टडी मटेरियल विच इज़ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, और यू कैन से कि भाई वो दोनों के लिए ही बेटर है. दैट मीन्स वो आपको स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करवाएगा, साथ ही साथ आपको ओलंपियाड लेवल के लिए भी प्रिपेयर कराएगा. सभी तरीके के क्वेश्चंस आप उसमें देख सकते हैं, राइट. द नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग इज द होमवर्क सबमिटिंग थिंग, राइट. तो वेयर यू विल बी सबमिटिंग द होमवर्क टू अस and we will be definitely tracking that. You will be getting the video lectures, recorded one and the live one, so you can definitely get that, right. You will be getting tested twice a week. That means you need to study very much frequently, ताकि आप जो टेस्ट है जो हर एक वीक में ट्वाइस होते हैं, 2 बार होते हैं, so that means you have to attempt that and you have to study more to achieve a good rank in that, right. The next you will be getting the periodic test papers. And why periodic test papers? Because periodic test papers will give you the taste of the final examination कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का लेवल होता है क्वेश्चंस का, और राइट, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप किस तरीके से उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ आपको क्लियर आउट हो जाएगी. बेसिकली दिस इज द होल पैकेज, राइट, एंड यू गेट ऑल द थिंग्स, द गाइडेंस, द प्रॉपर थिंग, रिहर्सल ऑफ द पेपर, द पैटर्न ऑफ द पेपर, ऑल सच थिंग्स विल बी डिलीवर्ड through the full package. The next is the test series where you can get all the test series, like हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारा जानते हैं, पढ़ते हैं and all, वो जो डेफिनेटली जो अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखते हैं नॉलेज में, ऐसे बच्चों के लिए डेफिनेटली दे कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज. उसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. ये 3 चीज़ें उनको जो है मिलने वाली है. सो दिस इज द थिंग. अगर आपको जो है आपको लगता है that these package will be beneficial for you all, so you can definitely do this. You can write the code CYLIVE. Just a second. You can write the code CYLIVE over here. If you write this, you will be getting 30% discount, and that would be very much beneficial. And that you can say that 30% discount is totally accepted to both the things, right. आप लोग कोई भी पैकेज अगर talkingtextbooks.in से बाय करते हैं, then you can write the code and get the 30% discount on any package, right. Even if you have any query regarding anything, you can call us on this number. Alright, 919549041111. You can definitely call us on that number and we will be very much helpful. Alright, yeah, we will be definitely working hard so that आपके जितने भी queries हैं उन सबको resolve किया जा सके. Alright, so this was the thing. Now let's start the revision. ये हमारा lecture 1 था. Alright, वैसे तो आज promise लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप already lecture ले चुके हैं सब कुछ, ठीक है, उनका सारे notes बना चुके हैं. So basically आज आपको बस ध्यान करने का फोकस करना है, that you will be what you will be doing, you will be promising yourself कि भाई तुम्हें क्या करना है, पूरे फोकस के साथ लेक्चर देखना है, प्रॉपर पूरा लेक्चर देखना है, राइट. एंड दैट इज द एम फॉर टुडे इज, ठीक है. पूरा जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया है
वो पूरा का पूरा हमें जो है रिमेंबर हो जाना चाहिए, राइट। सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं जल्दी जल्दी से। एंड ऑलराइट, सो यस, ऑलराइट, दिस व्हाट इज दिस, यू डू ऑल नो दैट हम लोगों ने फर्स्ट थिंग ये देखा था कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सभी को हमने उसमें डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। नंबर 1 इज़ द कंडक्टर, नंबर 2 इज़ द इंसुलेटर, है ना। और हम लोगों ने सेमी कंडक्टर्स में को भी बताया है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे मटेरियल्स जो कि जिनके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सके, तो बेसिकली उनको हमने नाम दिया है कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उन मटेरियल्स को हमने डाल दिया है कंडक्टर्स की कैटेगरी में। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकता है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। ऑलराइट, सो बेसिकली आपको जो है इस तरीके से देखना है कि भाई अगर ये तीनों होते हैं तो डेफिनेटली दे आर कंडक्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कंडक्टर होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमने सब्सटेंसेस का नाम दिया था, एंड दैट वाज द इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, those are known as the insulators, and basically rubber, wood and plastic are the most common example। उसके अलावा भी बहुत तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। ऑलराइट, और ये इंसुलेटर्स ऐसा नहीं है कि उनको हम एक्सेप्ट नहीं करें। बेसिकली ये जो इंसुलेटर्स होते हैं ये भी हमें हेल्प ही करते हैं अदर वेज में, लाइक प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। इस वे में जो है हमको इंसुलेटर्स हेल्प करते हैं। दैट्स वाई दे आर विद अस एंड दैट्स वाई वी डू take us in the a category, make them a category। Alright, the third one is the semiconductors। Semiconductors ऐसे substances होते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स बन जाते हैं और बेसिकली वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर हम दोनों ही प्रॉपर्टी देख पाते हैं, मतलब वो कुछ टाइम तक तो इंसुलेटर हैं और कुछ टाइम के बाद वो कंडक्टर्स हैं, तो वी कैन बेसिकली से दैट कि हम लोग दोनों ही कैटेगरीज में बोल सकते हैं कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट जो है कंडक्टर से कम होती है बट इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक हम कह सकते हैं एक मिडिल कैटेगरी में आते हैं, ना कंडक्टर्स ना इंसुलेटर्स, दे आर कम इन दी सेमी कंडक्टर्स। ऑलराइट, जैसे कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल है सिलिकन, germanium, you can see them, right? So these are the examples of the semiconductor। Alright, next जो चीज़ हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की, भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती है एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग चार्जेस के बारे में देखते हैं कि चार्जेस किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द थिंग्स अबाउट द इंटरैक्शन ऑफ द चार्जेस विद ईच अदर, आइदर मूविंग और स्टैटिक, वी कैन डेफिनेटली स्टडी दैम। तो दैट इज कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द वन इज फॉर द स्टैटिक वन, जिसमें क्या होता है चार्जेस मूव नहीं करते, ठीक है। तो उस वक्त जब वो मूव नहीं करते तब वो किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, तब वो किस तरीके से दूसरे चार्जेस से इंटरैक्ट करते हैं, तब वो किस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं, वो चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। एंड द नेक्स्ट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम चार्जेस का ही स्टडी करते हैं, बट व्हाट हैपन्स व्हेन दे आर मूविंग, किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं जब वो मूव करते हैं, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जब वो मूव करते हैं। जस्ट लाइक दी मैग्नेटिज्म, क्योंकि जब कभी भी कोई चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाता है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी दैट कि भाई वो सब चीज़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आती हैं, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स देयर इज अ करंट एंड दैट्स व्हाई द चार्जेस आर मूविंग। सो वी से करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम उन चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो मूव कर रहे हैं और वो फिर मूव करते वक्त क्या इफेक्ट शो करते हैं, ऑल सच थिंग्स, राइट। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, right? The next thing we studied about the electric charge। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ any material, because you can say कि भाई चार्जेस हर जगह होते हैं, राइट। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो डेफिनेटली उसके पास चार्ज होगा, बिकॉज दे आर टोटली यू कैन से द इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। बट व्हाट आई एम टेलिंग टू दैट कि भाई जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यू कैन नॉट सेपरेट दैम विद द इलेक्ट्रॉन, यू कैन नॉट सेपरेट आउट द चार्ज
from the electron, right? You cannot separate out the charge from the proton. So basically that is the intrinsic property of them which cannot be separated from them of the elementary particle, and because of this property they show the electromagnetic behavior. So that basically अगर हम बोले that this is the intrinsic property of electric charge, that means electric charge is the property एंड जिसकी वजह से जो ये चार्जेस हैं, ठीक है, जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं. तो बेसिकली दिस इज जस्ट द प्रॉपर्टी. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी दैट एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. राइट, लेट्स सी दैम. एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो बेसिकली एटम को हम पूरा एक यूनिट मानते हैं. ऑलराइट, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि न्यूक्लियस. ऑलराइट, न्यूक्लियस इज द मिडल पार्ट, मतलब एटम के जस्ट मिडल में होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो पार्टिकल्स, दैट इज द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ऑलराइट, एंड इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. सो यू कैन सी हियर एटम व्हाट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर. वी कैन से दैट डेफिनेटली एटम बाय एटम को अगर हम जो है रिपीट करते हैं, सो वी गेट द मैटर. न्यूक्लियस, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. और देख सकते हैं ये जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. राइट, नेक्स्ट है प्रोटॉन्स. दीज आर द पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, दोज आर कॉल्ड द प्रोटॉन्स. ऑलराइट, सो बेसिकली इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स. ऑलराइट, न्यूट्रॉन्स, दीज आर द पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस बट दे हैव नो चार्ज. ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ऑलराइट, सो वी कैन से न्यूट्रॉन्स हैविंग द न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज. Alright, and they are with the proton inside the nucleus. Right, next thing is electron. These are the particles which revolve around nucleus and they have a negative charge. ऐसे particles जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एंड दे हैव द नेगेटिव चार्ज. सो बेसिकली आपको ये पता चल गया है कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, ये जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर हो सकता है. राइट, पूरा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली. ऑलराइट, एंड वी कैन से दैट कि भाई बीच में सेंट्रल पार्ट में जो है वहाँ पर प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं. राइट, न्यूक्लियस के अंदर, एंड देयर इज न्यूक्लियस, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज ऑन एन एटम. एक एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है. बेसिकली अगर हम बोलें तो होता है जीरो चार्ज. वाई, एक एटम के ऊपर जीरो चार्ज क्यों होता है. यू कैन सी हियर कि आप देख सकते हैं बीच में यानी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है. राइट, पॉजिटिव एंड जीरो चार्ज. तो जीरो चार्ज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें पूरे एटम की तो इसके ऊपर हो जाएगा जीरो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएं. और ऐसा ही होता है हर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दैट्स वाई ओवरऑल एक एटम न्यूट्रल होता है. ठीक है, बिकॉज जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो एक तरीके से वो नलिफाई कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट. सो बेसिकली अगर हम बोलें तो इन दोनों का टोटल, मतलब हम पूरे एक एटम के ऊपर अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो दैट इज जीरो. राइट, तो दैट मीन्स एन एटम इज न्यूट्रल अगर हम बात करें तो. ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स के होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे होता है नो चार्ज. राइट, अब न्यूक्लियस का मतलब अगर हम ऐसा बोले कि भाई इस न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, तो वी ऑलवेज से द पॉजिटिव वन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. ऑलराइट, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो भाई उस पर है नेगेटिव चार्ज. तो देखेंगे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और जब ये बराबर होंगे तो डेफिनेट सी बात है जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा. जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, दैट मीन्स दोनों बराबर, इसका मतलब total charge would be zero, and that's why atom will be neutral. All right, so this was the things अगर हम बात करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रो बॉडी. मैक्रो बॉडी का मतलब एक बड़ी बॉडी. ऑलराइट, तो अगर आप एक छोटा सा बॉल की भी बात करते हो तो दैट इज अ मैक्रो बॉडी. अगर हम एटम्स की बात के लेवल पे देखें तो राइट, बिकॉज एटम्स आर टोटली इनविजिबल, हमने अभी तक तो नहीं देखा है. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एटम बहुत ही छोटे होते हैं जो कि नहीं दिखाई देते हैं.
ओके लेकिन बॉडीज़ तो दिखाई देती हैं, हमको बॉल तो दिखाई देती है, बाकी सब चीज़ें तो दिखाई देती हैं. सो दैट मीन्स वी कैन से कि भाई ये जो बॉडी हमें दिखाई देती है दैट इज़ द मैक्रो बॉडी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, दीज आर द माइक्रो, ऑलराइट, बिकॉज दे कैन नॉट बी सीन ईजिली. That's why we can say that. Now see, whenever we talk about the macro body, तो इस macro body के अंदर thousands, even thousand तो फिर भी बहुत छोटा नंबर हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटम्स होते हैं प्रेजेंट. सो बेसिकली इफ़ यू वांट कि भाई ये जो मैक्रो बॉडी है इसके ऊपर बहुत सारे एटम्स हैं. अब अगर सारे एटम्स अगर न्यूट्रल 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 होते जाएंगे तो दिस बॉडी विल ऑल्सो बी अ न्यूट्रल बॉडी. ऑलराइट, तो देख सकते हैं यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल to the number of protons on a body, then the body is neutral. तो बेसिकली आपको ये चेक करना है दैट कितने प्रोटॉन्स हैं टोटल और कितने न्यूट्रॉन्स हैं. अगर वो बराबर हैं तो देन वी विल बी सेइंग द बॉडी इज न्यूट्रल. राइट, और नेक्स्ट जो चीज़ है कि भाई अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज बोलेंगे, लाइक पॉजिटिव चार्ज, लाइक नेगेटिव चार्ज, तो वो कैसे बोलेंगे? डेफिनेट सी बात है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सो वी विल बी सेइंग कि भाई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, तो बॉडी ओवरऑल घोषित हो जाएगी क्या? पॉजिटिव. ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है. लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाए, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, सो हम घोषित कर देंगे दैट द बॉडी इज द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी. ठीक है, तो बेसिकली इट डिपेंड्स कि भाई प्रोटॉन ज़्यादा है या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है. सो वी कैन डेफिनेटली से दैट कि अगर प्रोटॉन ज़्यादा हुए किसी बॉडी पे तो हम कहेंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज. और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो वी विल बी सेइंग भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, दैट्स व्हाई द बॉडी इज नेगेटिव चार्ज. राइट, so that was the thing. Now let's talk about the types of charges. There are two types of charges. The number one is the positive, number two is the negative charge. All right, and you can definitely say that कि कोई भी बॉडी पे, ठीक है, डेफिनेट सी बात है यार, अगर आप बोलोगे कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है. ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कभी भी प्रोटॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाते, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. सो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, अपने आप ज़्यादा हो जाएगा. राइट, दैट्स वाई वो बॉडी जो है क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी. और अगर किसी एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और हम बोलेंगे दैट द बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज. दैट्स वाई हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हमें पॉजिटिव चार्ज बताना होता है तो हम बोलते हैं अ बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, कम पड़ गए हैं, दैट्स वाई वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है. इसी वजह से टोटल बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज बन गई है. अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो ऐसा बोलेंगे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पे आ जाएं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो उसको क्या बना देंगे? नेगेटिवली चार्ज बना देंगे. सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ charges depending on the number of electrons and the protons. Alright, now let's say about how to charge a body. Alright, हम लोग अभी देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव तो यही होगा कि हम किसी बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें या तो इलेक्ट्रॉन्स डाल दें. राइट, लेकिन अभी हमारे बस में तो है नहीं, बट देयर आर वेज बाय विच वी कैन डू दैट. और ऐसे हमारे पास 3 वेज हैं जो कि हम स्टडी करेंगे. सो नंबर 1 इज़ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ऑलराइट, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है उसको हम कैसे करेंगे? बाय रबिंग. सो वेन एवर वी रब, ये चीज़ तो सबने करी है. राइट, स्केल को जो है ड्राई है उस पर रब करके पेपर के पीसेस के ऊपर ऐसे हम उसको जो है ऊपर रखते हैं और वो अपने आप पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो व्हाट इट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. सो व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया? स्केल को रब किया. ठीक है, स्केल पे, और स्केल एक इंसुलेटर है, ये बात हमको पता है. राइट, तो जब कभी भी हमने उसको ड्राई हेयर्स पे रब किया, व्हाट इट इज़ हैपनिंग? रबिंग ऑफ द हेयर्स एंड द स्केल इज हैपनिंग. राइट, रब करने की वजह से क्या होगा? देयर विल बी फ्रिक्शन एंड ड्यू टू फ्रिक्शन देयर विल बी हीट जनरेटेड. राइट, एंड दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड they whenever they get energy they always get excited and that's why they jump from one body to the another.
ऑलराइट, तो जब कभी हमने स्केल से हेयर्स को रब किया, रब करने से वहाँ पर फ्रिक्शन है डेफिनेटली, और उसकी वजह से हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट होने की वजह से जो हीट है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ली और वो एक बॉडी से उछल के दूसरे बॉडी में चले गए, एंड दैट्स हाउ एक बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक बॉडी में कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हुए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए वो नेगेटिवली चार्ज बन गई। सो दैट्स हाउ वी चार्ज द बॉडी, ऑलराइट, और जस्ट बाय फ्रिक्शन, दैट्स इट। So this was basically this. Alright, you can definitely read that. When two bodies rub against each other, heat is generated due to friction. That was outside. This heat energy is absorbed by the electrons and they become excited. Alright, जब कभी भी electrons को heat मिलती है, heat energy मिलती है, internal energy मिलती है, so basically they get excited and they jump from their places. Alright, the body having high electron affinity attracts the other body electrons and becomes negatively charged. This electron affinity, what is it? Electron affinity का मतलब होता है power to, you can say ability, not the power, we can say ability to attract another body's electrons is called the electron affinity. मतलब जिस बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो वो दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगी, ऑलराइट, दैट इज द बेसिकली द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जिस भी बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, डेफिनेट सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट, और जब वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, डेफिनेट सी बात है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, तो द बॉडी विल बिकम द नेगेटिव चार्ज, right? You can see the other body becomes positively charged, both the body will have equal and opposite charge. Basically आपको ये बात ध्यान में रखना है, फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन में क्या होगा, जब दो बॉडीज रब होंगी उनकी वजह से, उनका जो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट जो होगा उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाएंगे, राइट। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर कमी हुई उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन हुए। तो दोनों बॉडीज पे चार्ज तो होगा सेम बट ऑपोजिट होगा, ठीक है, ऑपोजिट होगा, दैट इज द मेन थिंग। दोनों सेम इक्वल चार्ज होंगे लेकिन ऑपोजिट होगा, दैट वाज द थिंग, ऑलराइट। अब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेकेंड लेक्चर, नॉट द चैप्टर। सेकेंड जो लेक्चर है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी आती है तो क्या होता है, इस बॉडी के सारे स्प्रेड आउट नेगेटिव चार्ज कहाँ चले जाते हैं, एक तरफ चल जाते हैं, अपोज हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं ड्यू टू रिपल्शन, ऑलराइट, दे गो अवे। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर ये अवे चले जाते हैं, और जब ये अवे जाने वाले कंडीशन में हो तब यहाँ पे अगर हम एक अर्थिंग लगा दें, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दें, अगर ऐसा कर देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज जो है फ्लो होके जो है अर्थ में चले जाएंगे, राइट। तो बेसिकली इसके ऊपर कौन बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, वो पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा, और उसकी हेल्प से हम बोलेंगे द बॉडी बिकम्स द पॉजिटिवली चार्ज विदाउट टचिंग। इंडक्शन का यही है कि देखो यहाँ पर ये दोनों बॉडीज आपस में टच नहीं हो रही हैं, राइट, तो बेसिकली हम इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हम इंड्यूस कर रहे हैं। तो देखेंगे इनिशियली टोटल चार्ज जो है इस बॉडी पे 0 है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे ही इसके ऊपर जो है प्लस का एक रॉड, प्लस चार्ज यानी पॉजिटिवली चार्ज एक रॉड अगर हम इसके पास लेकर आएंगे तो इस बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस सरफेस पर इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, एंड पॉजिटिव चार्ज जो है अवे चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये तो दूसरा है, ठीक है, अब जब इसको अर्थिंग किया, ठीक है, हमने अर्थिंग किया तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से ऊपर गए इस चार्ज के अंदर एंड दे न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही न्यूट्रलाइज हो गया है पॉजिटिव चार्ज, वो खत्म हो गया है पॉजिटिव चार्ज, सो वी कैन से कि अब अगर मैं इसको हटा दूँ, ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड थी अगर मैं इसे हटा दूँ तो वी विल बी गेटिंग नेगेटिवली चार्ज इक्वली स्प्रेड ऑन दी यू कैन से द कंडक्टर, द स्फेरिकल बॉल। तो बेसिकली हमने क्या किया, विदाउट टचिंग वी चार्ज द बॉडी। कैसे किया भाई, जिस भी बॉडी को लेकर आ रहे हैं, जो कोई भी चार्ज हो, ठीक है, अगर हम उस बॉडी को लेकर आ रहे हैं तो उससे अपोजिट वाले क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, सो दे वांट टू गेट अट्रैक्टेड, ठीक है। लेकिन जो अपोजिट चार्ज थे वो अपोजिट साइड में एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, जो अपोजिट साइड में एक्यूमुलेटेड हुआ है उसे हम अर्थिंग से जो है न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड बेसिकली जब हम इसे हटाएंगे वी विल बी गेटिंग दी चार्ज जो कि इसके ऊपर फुली तरीके से स्प्रेड आउट हो जाता है, राइट। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है, आप जिस भी चार्ज बॉडी को लेकर आओगे हमेशा
हमेशा उसके अपोजिट चार्ज होगा। ये बात आपको इंडक्शन में बहुत ही ध्यान रखनी है। इंडक्शन की प्रोसेस से हमेशा अपोजिटली चार्ज ही बनती है बॉडी। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर आते तो क्या होता, ये वाली जो बॉडी है ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर अकर हो जाता। ठीक है, तो दैट वाज द बेसिक ऑफ द चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर टच होना ज़रूरी है बिकॉज वी आर कंडक्टिंग। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे टच करवा रहे हैं, इस रॉड को टच करवाया तो सारा चार्ज उसके ऊपर चला गया, तो दैट इज हैपनिंग हियर बाय कंडक्शन। ऑलराइट, तो देखेंगे क्या किया हम लोगों ने। ये न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है, इंसुलेटर बेस पर था। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रॉड हम इसके पास लेकर आए तो क्या हुआ, सारे के इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, वो अट्रैक्ट हो गए। अब जब टच करवाया तो वो रॉड पे भी चले गए। जब वो रॉड पे चले गए तो बेसिकली रॉड के ऊपर का जो चार्ज था वो तो फिनिश हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और बाकी का जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा जिसकी वजह से ये बॉडी हो गई है पॉजिटिव चार्ज। आप यहाँ पे ध्यान दो, जिस टाइप का आप चार्ज पास लेकर आ रहे हो वही टाइप वहाँ जनरेट हो रहा है। देखो, आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया। आप नेगेटिव चार्ज लेकर आए तो फाइनल में हमको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। दैट इज द मेन मोटिव। ठीक है, कंडक्शन में आपको यही बात ध्यान में रखना है कि आप जिस चार्ज को लेकर आएंगे, टच करवाएंगे, जो बॉडी हमको फाइनल एज ए रिजल्ट मिलेगी चार्ज्ड बॉडी, वो भी वही चार्ज रखेगी जिस चार्ज को आप पास लेकर आए थे। ठीक है, दैट इज द कंडक्शन का प्रोसेस। ऑलराइट, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड बॉडी, then the charges move from one body to another making neutral body charged. That is happening inside the charging by conduction. Alright, conduction का मतलब there is a conducting process. एक body से दूसरे body में जा रहे हैं electrons, right? That is the conductor, right? तो बेसिकली दैट वाज इट। अब देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखो, ये ग्रुप बने हुए हैं, ये पेयर्स बने हुए हैं। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, इन दोनों का पेयर है। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को रब करूंगी तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। और आपको ये बात ध्यान में रखना है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है, तो बेसिकली क्या हुआ है, ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहाँ चले गए हैं, सिल्क क्लॉथ में चले गए। ठीक है, उसी तरीके से फर और वुलन क्लॉथ का जो ग्रुप बनाया है, पेयर बनाया है, वो बनाया इबोनाइट, एम्बर और रबर रॉड से। इन दोनों को अगर हम रब करेंगे तो फर और वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ चले जाएंगे, इबोनाइट, एम्बर और दूसरे रॉड में। ठीक है, इसी तरीके से वुलन कोट और प्लास्टिक सेट जो है, इन दोनों का पेयर बनाया गया है। ऑलराइट, नायलॉन और एसीटेट रबर शूज, इन दोनों का पेयर बनाया गया है। नायलॉन, एसीटेट और क्लॉथ, इन दोनों का पेयर बनाया हुआ है। ड्राई हेयर एंड कॉम, इन दोनों का पेयर बनाया हुआ है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इन्हीं पेयर्स के साथ यूज़ करना है। अगर आप इनको जो है चेंज कर देते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी चार्ज ना बने। ऑलराइट, so basically that is what happening here. Now let's talk about this. All right, so properties of charge हम लोग देख रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होती हैं, इसका टोटली मतलब यही है कि चार्ज किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब चार्ज किस तरीके से एक्ट कर सकता है, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो। लाइक दैट आर द प्रॉपर्टीज। सो नंबर 1 इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। अगर सेम चार्ज होंगे देयर विल बी रिपल्शन, सेम चार्ज रिपल्शन। न्यूट्रल हैं तो उनको कुछ होगा ही नहीं बिकॉज दे आर न्यूट्रल, राइट। लेकिन अगर अपोजिट होंगे तो देयर विल बी अट्रैक्शन, ऑलवेज अट्रैक्शन। माइनस प्लस दोनों हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, बट माइनस माइनस प्लस प्लस ऑलवेज रिपेल करेंगे। लाइक तो बेसिकली हम बोलते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है उनको, राइट। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द चार्ज, द प्रॉपर्टी, राइट। तो दैट्स वाई इट इज नॉट वेरी मच कंपल्सरी। थर्ड प्रॉपर्टी इज जो कि है चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय द क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक नंबर में, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज है, वो चार्ज इज फिक्स। ठीक है, वो चार्ज फिक्स है। अब क्या होगा, आप ये बात जानते हैं, एक बॉडी से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन उछल के जा सकते हैं।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी पे रह गया और आधा इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। तो बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना है कि चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, बेसिकली वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो चीज़ उतनी ही रहेगी। उसका मल्टीपल, देयर कैन बी द मल्टीपल्स, पॉजिटिव मल्टीपल्स, नेगेटिव मल्टीपल्स, बट उनका फ्रैक्शन नहीं होगा, उनका डिवीजन नहीं होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको क्वांटाइजेशन से यही समझना चाहिए कि एक जो बॉडी है, अगर एक बॉडी से उछलकर दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो बेसिकली हमेशा कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ऐसा नहीं होगा आधा चला गया, 1/4 चला गया, 3/4 चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा, ठीक है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मतलब, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्वांटाइज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, देखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज दैट यू कैन सी Q इक्वल्स टू एन। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये एन वही बताएगा। ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो बेसिकली मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स गए तो उनके ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, 5 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो, तो दैट वुड बी 5e एंड दैट वुड बी द टोटल चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब Q जो है टोटल चार्ज हो गया। बेसिकली दिस इज दी, यू कैन से दी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप देख सकते हैं n का वैल्यूज कैन बी -3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, -3 +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, +2, ठीक है। माइनस का 500 ये भी हो सकता है पॉसिबल, बट कभी भी हाफ माइनस का 3/2 नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और देखो E यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट इज E एंड दैट इज कॉल्ड 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी कूलम, दैट इज दी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या भाई, कि तुम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो है भेज सकते हो थोड़ा बहुत रब करने से, ठीक है, बेसिकली चार्ज करने से। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, दैट इट इज़ कंजर्व्ड, ठीक है। वो ऐड हो सकता है, हो देखिए एक हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एक सिस्टम कंसीडर किया। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मूव करते रहते हैं, कुछ भी एटम्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो रब करेंगे, रब करने से हो सकता है चार्ज एक बॉडी से उछल के दूसरे बॉडी में चला जाए, बट इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज वुड बी द टोटल 1, वो चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली कंजर्व रहता है चार्ज, कभी भी क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बट वो एक दूसरे से उछल के दूसरे में जा सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, बट total charge would be the same. That is what it is saying कि भाई charge is always conserved. Next you can see charge is always associated with mass. That means किसी भी body के पास अगर mass होगा तो उसके ऊपर charge भी होगा, ठीक है। न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रीमेन्स कंजर्व, तो बात वही है कि भाई टोटल चार्ज सिस्टम रीमेन जो है कंजर्व रहता है। सो बेसिकली दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। नाउ लेट्स से टॉक अबाउट द यूनिट। यूनिट क्या होता है, अब देख सकते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI यूनिट होती है कूलम, उसे कैपिटल C से बताया जाता है, ठीक है। 1 कूलम का मतलब क्या हुआ कि भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को मैं मिला दूँ तब जाके मुझे 1 कूलम का चार्ज मिलेगा। तो आप खुद से देख सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज वेरी बिग, ऑलराइट। तो 6 × 100 × 25 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिला के जो है बनता है 1 कूलम, ऑलराइट। जो कूलम नाम दिया गया है SI यूनिट को, वो क्या है, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम के रेस्पेक्ट में जो है दिया गया है। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। Now let's talk about the lecture number 3 and that is the Coulomb's law. Coulomb's law क्या होता है, बेसिकली Coulomb law बताता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से कैसे एक्ट करता है, ठीक है, क्या रिएक्ट करता है, क्या फोर्स लगाता है, किस तरीके से इंटरेक्शन होता है। बेसिकली Coulomb's law ये हमें बताता है। ध्यान रखिएगा Coulomb's law की कंडीशन सिर्फ तभी लग सकती है जब चार्ज स्टेटिक हो, रुके हुए हो, मूव नहीं कर रहे हो, तभी हम लोग Coulomb's law जो है अप्लाई कर सकते हैं। Coulomb's law क्या कहता है, Coulomb's law ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों का जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑलराइट, एंड उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूं तो आई वुड बी गेटिंग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों जो चार्जेस है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम, उसका स्क्वायर।
ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट दैट इज के एंड दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम ये भी बोल देते हैं भाई, इसको कई कई बार हम लोग बोल देते हैं परमिटिविटी, राइट। तो बेसिकली तो एप्सिलॉन नॉट होती है। यू कैन से दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेस आर कैप्ड। तो ये जो के है वो डिपेंड करेगा किस मीडियम में, कि भाई उन चार्जेस को हम किस मीडियम के बारे में बात करें, वो चार्जेस किस मीडियम में प्रेजेंट हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो के का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू किस केस में, वैक्यूम के केस में। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, आपको ये नहीं बताया है कि चार्जेस कहाँ रखे हैं, तो आपको अज्यूम करना है दैट दे आर कैप्ड इन वैक्यूम, देन यू कैन यूज दिस वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली जनरली इसी के आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे। अब देख सकते हैं ये जो के है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये जो के है ना उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, कैसे वो डिपेंड होता है किसी मीडियम पे, किसी दूसरे मीडियम पे किस तरीके से डिपेंड होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। और वो 1/4πε0 की वजह से होता है, बिकॉज दिस ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ऑलराइट, तो यू कैन से हियर उसका ये वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ऑलराइट, तो बेसिकली दैट वाज द ε0। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो हमेशा इन दोनों को जोड़ने के प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब ये जो लाइन है जो इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ती है, हमेशा इस लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करेगा। देखो फोर्स है तो डायरेक्शन होगा, डेफिनेट सी बात है। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई यहाँ पे जो दोनों जुड़े हुए हैं सेंटर से, इसी लाइन के अलोंग जो फोर्स है दोनों लगेंगे। ऑलराइट, देयर कैन बी अट्रैक्शन फोर्स, देयर कैन बी रिपल्शन फोर्स डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द चार्जेस। अगर वहाँ पर माइनस माइनस दोनों चार्ज, लेट्स से दोनों चार्ज हैं, दोनों माइनस माइनस हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस है, रिपल्शन। अगर एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, अट्रैक्शन। दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड कि भाई ये जो फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे वो रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, या फिर यू कैन से न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग ऐसा बता सकते हैं, न्यूट्रल तो नहीं होगा, रिपल्सिव एंड अट्रैक्शन ही होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने डेफिनेटली किए थे, एंड आई होप आप इन सभी को रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखेंगे, हमें ये पता है कि एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो करता है, बिल्कुल सिमिलर उसी वे में जिस वे में पाइप के अंदर से पानी फ्लो करता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो पाइप है वही कंडक्टर बन गया हमारा, और जो पानी है वही क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट बन गया। तो बेसिकली हम लोग ईजिली देख सकते हैं दैट किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए एक फोर्स चाहिए। ठीक है, वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये बैटरी। ठीक है, ये बैटरी है वो जो धक्का मारती है कि जाओ इलेक्ट्रॉन जाओ, मूव करके आओ, तो पूरे के पूरे जो है वायर के अंदर ये मूव करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे वाटर पंप का काम है, एक हॉरिजॉन्टल पड़े हुए यू कैन से एक वायर है, आपने नल से कनेक्ट कर दिया है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, पानी फ्लो नहीं करेगा जब तक एक प्रेशर वहाँ नहीं हो। वो प्रेशर जाएगा वाटर पंप से, और यू कैन से जब आप टैप को ऑन कर देंगे तो वो प्रेशर वहाँ जनरेट हो जाएगा, और उसी वजह से क्या होगा, उसी वजह से पानी इसके अंदर फ्लो होने लग जाएगा। बेसिकली अगर आप जैसे कोई भी जैसे वाटर पंप नहीं है, ठीक है, आप क्या करें कि भाई एक यू कैन से 2 स्विमिंग पूल्स हैं, और एक खाली है एक भरा है। अगर हमने ऐसा किया जो है पानी पाइप को एक में डुबा कर रख दिया और हमने दूसरे में जो है छोड़ दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे पानी फ्लो हो भी सकता है, पानी फ्लो नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पानी का डिफरेंस है, ठीक है, वहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिपेंड करेगा इस बैटरी पे कितना पोटेंशियल अवेलेबल करवाती है। अगर ये अच्छे तरीके से अवेलेबल करवाती है, जैसे लाइक 1 वोल्ट 2 वोल्ट, कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी, तभी जाके क्या होगा, इस पूरे वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स हाउ इलेक्ट्रिक करंट में जो है फ्लो होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑलराइट, तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वायर में, ठीक है, देखिए द सेम मैनर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अलोंग अ वायर ओनली इफ there is a difference of electric pressure called potential difference along the conductor। अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए एक प्रेशर चाहिए। वो प्रेशर कौन अप्लाई करेगा, बैटरी या फिर सेल।
ठीक है। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल और द बैटरी विच एक्ट्स लाइक अ वाटर पंप इन द सर्किट। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुश करने का काम करेगा ये, ठीक है, जैसे कि पंप जो है पानी को पुश करता है, दैट्स हाउ the chemical action within the cell generates the difference in potential between the electrodes which sets the electrons in motion and produces the current। तो बेसिकली जो सेल होता है उसके अंदर भी वो पावर कहाँ से आई कि वो एक वायर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर सके, उसके केमिकल से। उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होती है उसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और वी कैन से इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश आउट करता है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव वन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन में चले जाएंगे और जो करंट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज के चारों तरफ जो रीजन है वहाँ पर वो क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक रीजन तक उसका इलाका बन जाता है। अगर कोई दूसरा चार्ज उस रीजन में आ जाए तो उसको फोर्स फील होगा, ठीक है। किसको फोर्स फील होगा, जो आया है उसको फोर्स फील होगा। देखो जैसे कि ये है प्लस चार्ज, ठीक है, अब इसका इलाका है इसके चारों तरफ, ठीक है। कोई दूसरा चार्ज अगर इसके फील्ड में आ जाएगा तो इसको फोर्स फील होगा, किसका, इस चार्ज का, बिकॉज वो इसके फील्ड में आया है। ऑलराइट, तो दैट इज द थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है जिसके चारों तरफ उस चार्ज का इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which electrostatic force of attraction or repulsion due to charge can be experienced by any other charge। कोई भी चार्ज अगर और एक्स्ट्रा आ जाए उसके फील्ड में तो उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट, कोई फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिंग या तो रिपल्सिव, ठीक है, वो फोर्स उसको फील होगा। सो बेसिकली हम लोग, और इसी का जो इंटेंसिटी है हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कैसे करेंगे, एट एनी पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ है। जैसे कि अगर वो बहुत ही पास पी पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ की बात करें बाउंड्री पे तो वी कैन से कि भाई यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगा। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज के पास पास तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो वहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, यानी उसका इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस नाउ से इट इज द डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स अपॉन क्यू, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ई। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। तो देखेंगे ये है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोल दिया भाई, क्योंकि हमें पता करना है कि कितना इसके ऊपर इफेक्ट लगेगा, कितना इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसलिए हमने इसका टेस्ट चार्ज रख दिया, मतलब हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखेंगे इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू एट एनी पॉइंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू एफ क्यू नॉट। तो मतलब ये है क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज है ये, ठीक है। तो ये जो क्यू चार्ज है इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को लेकर आ जाऊँ इसके फील्ड के अंदर तो ये वाला चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, वो फोर्स डिवाइडेड बाय वो चार्ज विल गिवन बाय, मतलब वो हमें जो देगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है दैट्स व्हाई वी कैन सी कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, तो बेसिकली दैट वाज इट, ठीक है। इसका SI यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है, बिकॉज अब देखो फोर्स का न्यूटन, क्यू नॉट कूलम, तो वी कैन से न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये इसका SI यूनिट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो क्या कि भाई हम अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएँ, ऑलराइट, इन्फिनिटी से लेकर आए इन दी प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसको कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं देके, मतलब हम उसको धक्का मार मार के लेकर आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम उसको लेकर आएँ कि उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आए, कोई एक्सेलरेशन उसको ना मिले, ठीक है, तो वो आएगा। ऑलराइट, तो जब वो आएगा तो दैट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है, किसी और फील्ड के रिस्पेक्टिव में हम लोग जितना काम करेंगे पर यूनिट चार्ज, दैट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस। कि भाई हम उसको लेकर आए इन्फिनिटी से, कितना जो पुश करके हम उसको लेकर आए हैं वो उसमें हमने कितना काम किया है, पुश करने में कितना काम किया है, राइट, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज विल गिव यू व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, देखेंगे सभी, एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to that point without acceleration or without a change in kinetic energy against the electric force due to the electric field. So basically हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से एक चार्ज को धक्का मार के लेके आ रहे हैं, और कहाँ तक लेके आना है, पास तक लेके आना है। लाइक जैसे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, वैसे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर तक रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट, हम उसको लेकर आ रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ तक लाने में, मतलब इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक लाने में कितना हमने काम किया, वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज, दैट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, अब देखते हैं हम इसका फॉर्मूला फटाफट से। ठीक है, तो देखेंगे अगर W है अमाउंट ऑफ वर्क डन, मान लो हमने W वर्क डन किया इन्फिनिटी से लेकर आने में, ठीक है, टू ब्रिंग द चार्ज Q नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट A, यहाँ तक लेकर आ रहे हैं हम इन्फिनिटी से, बिल्कुल, ठीक है, तब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो हमने काम किया वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, जिस चार्ज को लेकर आए, दैट वुड गिव अस द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, यू कैन से पोटेंशियल नॉट डिफरेंस, डिफरेंस तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वर्क डन, ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन से रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज व्हाट, जूल पर कूलम, यू कैन से वर्क डन जूल, चार्ज कूलम, तो वी कैन से जूल पर कूलम। ऑलराइट, so we can definitely say that. Now let's say definition of 1 volt. 1 volt का क्या होगा, you can say 1 joule of work अगर हम करते हैं, मतलब 1 coulomb of charge को लेकर आने के लिए अगर हम 1 joule of work करते हैं तो that would be the 1 potential difference, not the difference, again I'm saying that is the 1 potential. alright, उसका value 1 हो जाएगा, उसका magnitude 1 हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि भाई अगर किसी भी बॉडी को ऐसे लेकर आए, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम किसी चार्ज की वजह से बोलें, ठीक है, ड्यू टू एट अ पॉइंट विच इज एट आर डिस्टेंस, तो अगर कोई जैसे लेट्स से ये Q है, ऑलराइट, एंड दी A पर इस Q की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट एट दी यू कैन से हम A पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस की दूरी पर है, तब हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज KQ बाय R, दैट चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ऑलराइट, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज, यू कैन डेफिनेटली राइट दैट। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल स्टेट होता है किसी भी कंडक्टर का, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करता है, राइट, वो उनको पुश करके जो है फ्लो करवाता है, ज़बरदस्ती फ्लो करवाता है। ठीक है, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक 5 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली दैट वाज द थिंग कि भाई इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, ऑलराइट, और हम कितना काम कर रहे हैं, तो देखो इन्फिनिटी से लेकर आए, ठीक है, A तक, तो हमें पता चल गया W वर्क डन A तक लाने में WA डिवाइडेड बाय Q, ठीक है, अगेन इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं B तक, तो क्या हो गया, WB वर्क डन WB, ऑलराइट, पर चार्ज Q। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, हमें पता चल जाएगा। तो वी कैन से 2 पोजीशंस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो हमें पता चल जाएगा, इसका वर्क डन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेसिकली हम लोग इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one to another. All right, without acceleration, change in kinetic energy, the electric force due to the electric field. तो basically you can say that अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाते हो विथ इन्फिनिटी, नहीं, इन्फिनिटी से तो तुम्हें यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, तो अगर तुम्हें इसका वैल्यू मिल गया, ऑलराइट, अब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहे हो, तो बेसिकली यू आर ट्रैवलिंग दिस मच, ऑलराइट, तो इसके बीच में कितना वर्क डन किया, वो चीज़ आपको बताएगी इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू देखने जो वाले हैं हम लोग। तो देखेंगे अगर इन दोनों के बीच में लेकर जाने के लिए, ठीक है, A से B तक लेकर जाने के लिए, मान लीजिए W आपने काम किया है, W वर्क डन किया है, ऑलराइट, A पॉइंट से B तक जा रहा है, ऑलराइट, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई WB माइनस WA, दैट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोल देंगे वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय द चार्ज। तो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देख सकते हैं
कि भाई जैसे इसके अंदर क्या होता है, दिस इज दी दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, मेटालिक स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, ऑलराइट, एंड यहाँ पे जो यू कैन से इंसुलेटर्स हैं, दोनों को इंसुलेटर पे माउंट किया हुआ है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, ऑलराइट। तो अब क्या होगा, अगर अब अलग अलग अगर ये रहेंगे, इंसुलेटर रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम क्या करें, इन दोनों को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दें, अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते करते दूसरे वाले तक पहुंच जाएंगे और उसको न्यूट्रल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बट हमको ये देखना होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो बेसिकली वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए, राइट। तो दैट्स वाई हम लोग नेगेटिव वाले को बोलते हैं लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे, ऑलराइट। तभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, वो नेगेटिव यानी कि लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक फ्लो करते हैं, ठीक है। तो और करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट। सो बेसिकली दैट्स हाउ करंट फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अगर इस कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, कितने टाइम में फ्लो करते हैं, उनको हम बोल देंगे दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रेजेंट ओवर देयर, ऑलराइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, ऑलराइट। बस उसका यही फॉर्मूला होता है। अगर हम देखें इसकी SI यूनिट, तो SI यूनिट होती है एम्पियर। 1 एम्पियर का वैल्यू तुम्हें सीधे डायरेक्टली फॉर्मूले से पता चल जाएगा, तो तुम लोग बोलोगे 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम इन 1 सेकेंड। तो मतलब एक कंडक्टर के अंदर अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो होता है तो हम बोलेंगे वहाँ पर 1 एम्पियर का करंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसका फार्मूला तो हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तुम्हें उल्लू बनाने के लिए इनको वैल्यूज दे दिया जाएगा कि भाई 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है, तुम ये छोटा सा m भूल जाओगे और अपने क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। तो अब तुमको ध्यान रखना है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, ऑलराइट। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻�6, ठीक है। ये चीज़ तुमको जो है ध्यान में रखनी है, ऑलराइट। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया है, हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी पॉजिटिव टर्मिनल देख रहे हैं प्लस, इस प्लस से लेके माइनस तक जो है, इस प्लस से लेके माइनस तक जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, ऑलराइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होते हैं, ठीक है। हमको ये बात ध्यान में रखनी है, ऑलराइट। सो दिस वाज द थिंग। डेफिनेशन तो हमने देख ही ली है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन भी देख लिया है। तो ये लेक्चर 6 से लेके बाकी के लेक्चर्स जो हैं उनका रिविजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ऑलराइट। तो बेसिकली हम लोग को ये बात ध्यान में रखनी है दैट, just a second, what we need to do is, हम लोग को ये बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने आज रिवाइज की हैं, एक बार वापस से आपको वो रिवाइज करना है, और जो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं उसमें सारा प्रॉपर आपके दिमाग में सब चीज़ें रहनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू स्प्रेड इट अ लॉट ताकि सभी बच्चे इससे पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।